एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आपके बीएड के एग्जाम चल रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के जो 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके एग्जाम्स कैसे हुए। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके जो पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। किसी के पास साइंस होगी, किसी के पास मैथ होगी, किसी के पास एसएसटी होगी, हिंदी होगी। तो आपके पास कोई सा भी पैडागोजी सब्जेक्ट हो, पैडागोजी में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपने लिया भी होगा। तो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक होते हैं जो आपके ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वही टॉपिक मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी आपके पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट में हेल्पफुल होंगे। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आता है, मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? तो ऑफ कोर्स मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है नेक्स्ट है आपका पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने सारे कवर अप करवा दिए हैं। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ डाल दी है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में देख लेते हैं आप कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं वो आपके। देखिए, सबसे पहला है आपका करिकुलम, जो आपके ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट में है। एक तो बच्चों की क्वेरी ये रहती है, मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा कीजिए। हिंदी वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है, मैंने इसमें दोनों में लिखा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीडीएफ भी मैंने दोनों लैंग्वेज में ली है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ऑल स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये देख सकते हैं, करिकुलम, पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक, माइक्रो टीचिंग, इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल टीचिंग एंड इजी टाइप टेस्ट यानी निबंधनात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। लास्ट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ऑल पैडागोजी में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आपका कोई सा भी पैडागोजी सब्जेक्ट हो। क्लियर हो गया। अब इन्हें 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। मैं पूरा आपको कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, आपको लिखना कैसे है सारी चीजें बताऊंगी। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने उठाया है पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, जिसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम, द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दौड़ का मैदान इसका मतलब होता है। हिंदी में देखते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द क्यूरे से लिया गया है। क्यूरे का जो अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान, या इसे आप रेस कोर्स भी बोल सकते हैं। पाठ्यक्रम अध्ययन का एक नियोजित पाठ्यक्रम है। यह एक रूपरेखा है जो किसी स्कूल या कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान में क्या सिखाया या सीखा जाना है, इसका उपयोग किसी विशेष पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने और पढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मीनिंग लिखना है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको क्या देनी होती है? डेफिनेशंस देख लेते हैं आप। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। किसके अनुसार? केयर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू केयर, करिकुलम इज ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually inside or outside of school। यानी कि पाठ्यचर्या वह सारी सीख है जो स्कूल द्वारा योजनाबद्ध और निर्देशित होती है, चाहे वह समूह में या व्यक्तिगत रूप से स्कूल के अंदर की या बाहर की जाती हो। क्लियर हो गया। यानी कि आप चाहे तो उसे क्लास में एक्टिविटी के रूप में करवा रहे हो या बाहर क्लास से बाहर आप चीजों को सिखा रहे हो, तो दोनों रूप में जो भी चीजें होती हैं वो करिकुलम के माध्यम से की जाती हैं। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में अपने स्टूडियो स्कूल में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार ढालने का उपकरण है। एक शॉर्ट फॉर्म यही है, जो हम पूरे साल का एक चीज
पूरे साल का सिलेबस तैयार करते हैं, चीजें तैयार करते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। क्लियर हो गया? अपने शब्दों में लिखा कीजिए ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सके। रटा हुआ मत लिखा कीजिए, समझा हुआ लिखा कीजिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। आप थोड़े सा पैराग्राफ दे सकते हैं। पाठ्यक्रम किसी शैक्षणिक संस्थान या प्रणाली के भीतर शिक्षण और सिखाने की रूपरेखा और योजना को संदर्भित करता है। इसमें ज्ञान, कौशल और दक्षताएं शामिल होती हैं जिन्हें छात्रों से उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान हासिल करने की उम्मीद की जाती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसके सिद्धांत, करिकुलम के सिद्धांत देख लेते हैं। पहला है आपका गतिविधि और अनुभव का सिद्धांत। देखिए मैंने इसमें ये थोड़ा थ्योरी वे में लिखा है, लेकिन आपको वहां पर लिखना कैसे है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे आप बीच में लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो इसको आप गोले में फिल कर देंगे या आपको जैसा भी सूट करता है वो लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। क्लियर हो गया? क्या डालेंगे? सबसे पहले गतिविधि और अनुभव का सिद्धांत, आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। पहली हेडिंग आपकी ये होगी। सेकंड डालेंगे उपयोगिता का सिद्धांत, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, सिक्स्थ हेडिंग एंड सेवेंथ हेडिंग। एक पेज पर आपको ये डायग्राम बनाना है जिसे हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि पीडीएफ लंबी हो जाती फिर, इसीलिए आपको पहले इस तरीके से एक्सप्लेन मतलब फ्लो चार्ट में बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है वन वन हेडिंग को। देखिए सबसे पहले मैंने लिया गतिविधि और अनुभव का सिद्धांत। पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में 2-3 लाइनों को एक्सप्लेन कर देंगे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक तत्वों के साथ सैद्धांतिक अवधारणाओं को एकीकृत किया जाना चाहिए जो छात्र को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखने और निर्माण करने की अनुमति दे। क्लियर हो गया? सेकंड हेडिंग इसी तरीके से आप डालेंगे उपयोगिता का सिद्धांत। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइनों में। पाठ्यचर्या की सामग्री व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। यह वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी होना चाहिए। उपयोगिता के अंतर्गत जीविकापार्जन सम्मिलित होना चाहिए। मतलब हमारा जो करिकुलम है वो इस टाइप का होना चाहिए जो हमारे वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो यानी उपयोगी हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आपके 2 सिद्धांत। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम छात्रों की विविध शिक्षण शैलियों, आवश्यकताओं और रुचियों को समायोजित करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन भी होना चाहिए। ये नहीं बस रटवा रहे हैं बच्चों को, वो चीज भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है प्रासंगिकता का सिद्धांत। सामग्री छात्रों के जीवन, रुचि और भविष्य के कैरियर के अवसरों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए जिससे सीखने और सार्थक और आकर्षक बनाया जा सके। चीजों को जितना आप रुचिकर बनाएंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हीं के आधार पर आप करिकुलम बनाएंगे तो दैट इज गुड करिकुलम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा, वास्तविकता और सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी कि क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू व्हाइटहेड, द अबव 3 एक्टिविटीज आर म्यूचुअली रिलेटेड। इट वन इज प्रेजेंट, the other is certain to be there, and if the second is present, the third will be present। किसने कही है ये बात? व्हाइट हेड के अनुसार इन्होंने 3 गतिविधियां बताई हैं। पहला है यह एक मौजूद है, दूसरे को वहां होना निश्चित है, यदि दूसरा मौजूद है तो तीसरे भी पूरी संभावना में मौजूद होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत यानी कि इंटीग्रेशन। समग्र समझ और अंतः विषय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों और विषयों को निर्बाध एकीकरण होना चाहिए। 6 हो गए। इससे आपका फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए मैं हेडिंग्स लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है आपका निरंतरता और अनुक्रम का सिद्धांत। कहता है आपका कि पाठ्यक्रम को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो पिछले ज्ञान और कौशल पर आधारित होता है। यानी कि बच्चों को उनके जो पहला उनका ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर उनका जो करिकुलम है उसका निर्माण किया जाना चाहिए जिससे सीखने में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य केंद्रित। उद्देश्य भी होना चाहिए करिकुलम का कि जिसे प्राप्त करके वो कोई ना कोई रोजगार प्राप्त कर सके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सके, कोई ना कोई चीज ले सके। पाठ्यक्रम को स्पष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों और वांछित परिणामों को दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? 8 हेडिंग्स हैं ये। नेक्स्ट से फ्लो चार्ट इजीली बना सकते हैं। पहले फ्लो चार्ट बनाना है, फिर पॉइंट लिखने हैं, फिर 2-2, 3-3 लाइनें उसकी एक्सप्लेन करनी है।
क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे उद्देश्य पूछे हो तो उद्देश्य भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने लिखा है एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, शिक्षकों को दिशा निर्देश देना। इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। शिक्षकों को दिशा निर्देश देना, शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों को उचित अनुसरण सुनिश्चित करना, उचित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए स्कूल प्रबंधन का मार्गदर्शन करना, पाठ्य पुस्तक के लेखकों की सहायता करना, ऑडियो वीडियो सामग्री के चयन में शिक्षकों की सहायता करना, विभिन्न सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की व्यवस्था करने में शिक्षकों की सहायता करना, शैक्षिक प्रक्रिया की योजना और प्रबंधन में शिक्षकों की सहायता करना। नेक्स्ट है आपका समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं जो आपने पढ़ी हुई हो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसे भी आप पॉइंट वाइज में दे सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बताना है, वही सेम चीज, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मीनिंग पढ़िए। सबसे पहले मीनिंग लिखना है आपको, तो लिख देंगे पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी विशेष विषय के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और इसका उपयोग छात्रों द्वारा स्कूल और कॉलेज में सीखने के लिए एक मानक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसमें छात्रों को सामग्री को समझने में मदद करने के लिए अक्सर स्पष्टीकरण, उदाहरण और अभ्यास शामिल होते हैं। इस अर्थ में पाठ्यपुस्तक शिक्षक के हाथ को महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है जो प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्लियर हो गया। टेक्स्ट बुक जिसमें से हम पढ़ाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के लेखक यानी ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक, द साइज ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का आकार कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर पाठ्य पुस्तक की भाषा, सर्वोत्तम एवं नवीन शिक्षण विधियों का चयन, चित्रों एवं रेखा चित्रों का उपयोग यानी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स भी उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए और छोटे बच्चों की बुक्स में तो ऑलवेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसे आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर सकते हैं, बाकी ये लॉन्ग में तो चल ही रहा है। अब देख लेते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस यानी कि आवश्यकताएं और महत्व देख लेते हैं टेक्स्ट बुक की। एक संरचित पाठ्यक्रम और पाठ योजनाएं प्रदान करता है, ये कठिन अवधारणाओं को समझने में आसान अनुभवों में तोड़ता है, ये व्यापक शिक्षण सामग्री प्रदान करने में लागत प्रभावी तरीका है, किसी विषय के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है छात्रों के अध्ययन के लिए एक विश्वसनीयता संसाधन के रूप में टेक्स्ट बुक कार्य करती है। छात्रों की आवश्यकता यानी नीडेड एंड इंटरेस्ट को भी बच्चों की बनाती है, उसके अनुसार जो होता है वो उपयोग करते हैं। धीमी गति से सीखने वालों को अच्छी तरह से समझाई गई सामग्री को समझने और अभ्यास में ये मदद करता है। नेक्स्ट है, कोई से भी आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 10 पॉइंट्स इनफ होते हैं। अब देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता क्या क्या होती है। यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ परिचय का उपयोग करने के लिए, प्रयोगशाला में, कक्षा कार्य एंड गृह कार्य के लिए तो बहुत ज्यादा है, स्वाध्याय के लिए, प्रश्न पत्रों के निर्माण में, चित्रण आरेखों का उपयोग करने के लिए, पिछले अध्याय के पुनरीक्षण यानी कि फॉर रिविजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो ये सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख कर रख लीजिएगा। इसके जो राइटर है वो है A.W. एलन। क्लियर हो गया। A.W. एलन, इसका ना शॉर्ट में भी आ जाता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके जो वो किसने प्रतिपादित किया है, तो वो किया है आपके ड्वाइट एलन ने। क्लियर हो गया। और कब किया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1963। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के लिए छात्रों के छोटे समूह को लघु पाठ देकर, अभ्यास देकर और अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने का एक तरीका है। उन्हें कक्षा का प्रबंधन करने, शिक्षण विधियों का उपयोग करने और छात्रों के साथ संवाद करने जैसी चीजों में बेहतर बनाने के लिए फीडबैक प्रदान करता है। आगे देखिए, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग रट लीजिएगा। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक छोटा शिक्षण अनुभव है। किसने दिया है, ये एलन ने दिया है। D.W. एलन इनका पूरा नाम है। इसके अलावा देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण में जो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वो इस टाइप से लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, परिभाषाओं के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है, यानी इट इज टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। इट कैन बी कंट्रोल द प्रैक्टिस बाय फीडबैक।
यह शिक्षण का सबसे सरल यानी सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। क्या? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के चरणों को देख लेते हैं आप। इसको आपको बनाना कैसे है, इस फॉर्म में बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, पाठ योजना। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप लेके आएंगे। फिर सूक्ष्म पाठ योजना, इस तरीके से 6 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने लिख दिए, आपको इसी तरीके से बनाने हैं। पुनः शिक्षण, पुनः नियोजन, पुनः पाठ योजना, इस तरीके से आप बनाएंगे। ये चरण है, चरण को आप इस टाइप से बनाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, शिक्षण चक्र का जो समय होता है, कुल 6 चरण होते हैं इसके अंदर। पहला होता है योजना, शिक्षण, प्रतिक्रिया, पुनर्योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिक्रिया। देखिए बनाना कैसे है, पहले यही मैंने जैसे आपको बताया, पाठ योजना, फिर आप लिखेंगे शिक्षण, नेक्स्ट है आपका प्रतिक्रिया, नेक्स्ट है पुनः पाठ योजना, नेक्स्ट है आपका पुनः शिक्षण एंड पुनः प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से 3 का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं आप इसे। और इसका टोटल टाइम कितना होता है, 36 मिनट का। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज्यादा। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये रहा इसका डायग्राम, मैंने बना भी रखा है। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में इसको दिखाएंगे। 6 मिनट का होता है, इस तरीके से ही आपको ये चीजें रखनी है, इस तरीके से ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है। मैंने आपको ऊपर बना के भी दिखा दिया था, आप कोई सा भी बना सकते हैं। ये बनाना चाहते हैं ये बना सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया वो सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। अब इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहले योजना को कि आप क्या क्या, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसके बारे में प्लानिंग तो करेंगे, उसे पढ़ के जाएंगे या चीजें करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप टीच करेंगे। जो भी आपने पढ़ा, जिस भी टॉपिक को आपने क्लियर किया, उसे आप पढ़ाएंगे। फिर उसके बारे में जब बच्चे फीडबैक देंगे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जैसे कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि कुछ चीजें बच्चों को समझ में नहीं आई हैं। फिर आप उस पर पुनः योजना बनाएंगे, पुनः पाठ्य योजना तैयार करेंगे एंड पुनः शिक्षण यानी कि दोबारा से उसे टीच करेंगे। एंड उसके बाद पुनः प्रतिक्रिया यानी कि दोबारा से फीडबैक लेंगे। तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। ये मैंने लिख दिया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं और अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है योजना, सेकेंड इज शिक्षण, थर्ड इज फीडबैक, फोर्थ इज पुनर् यानी कि रीप्लान एंड फिफ्थ इज पुनः शिक्षण एंड लास्ट इज पुनः प्रतिक्रिया। एक्सप्लेन जरूर करना है। जब भी आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं, उसे एक्सप्लेन जरूर करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीचिंग स्किल्स, जिसका नाम है टीचिंग स्किल। अ टीचिंग स्किल इज दैट बिहेवियर ऑफ द टीचर विच फैसिलिटीज प्यूपिल्स लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। शिक्षण कौशल शिक्षक का व्यवहार है जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने में सहायता करता है। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा ही नहीं होगा तो हम पूछेंगे कैसे? अगर मैं भी चीजों को आपको एक्सप्लेन ना करूं, आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई ना दूं, आपको चीजें समझ में कैसे आएगी? आप मुझसे कुछ फीडबैक ले रहे हैं, मैं उसका आंसर नहीं दूंगी तो आपको चीजें समझ में कैसे आएंगी? तो वही चीज इसमें बताई है। नेक्स्ट है, एक शिक्षण कौशल में शिक्षक की सभी कलाएं व्यवहार शामिल होते हैं जो विद्यार्थियों के सीखने में अधिकतम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल का अर्थ आपको बताना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है आपके कौशल देख सकते हैं, शिक्षण कौशल मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो इसमें से आप कोई से भी इसे आप फ्लो चार्ट में बनाएंगे। ये मैंने लिखा हुआ है ना, मुख्य शिक्षण कौशल, पहले आप इसे बीच में लिख देंगे, फिर इसे इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर एक एक को आप एक्सप्लेन कर देंगे। प्रश्नों की जांच करने का, समझाने का, उदाहरणों के साथ चित्रण करने का, उत्तेजना, सुदृढ़ीकरण, कक्षा प्रबंधन, ब्लैक बोर्ड, किसी पाठ का परिचय देने का, किसी भी टाइप का। इसका आप इंट्रो दे देंगे। परिचय सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परिचय यानी इंट्रो देना होता है। उसके बाद उत्तेजना, परिवर्तन यानी कि सब, उसके बाद स्टिमुलस, वेरिएशन देना होता है, जो चीजों को समझाते हैं, जिसकी वजह से हाव भाव, रुचि, जो बच्चों की हाव भाव होते हैं उसी के एक्सप्लेन को हम चीजों को समझ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्किल यानी प्रश्न पूछने का कौशल, कोई सा भी कौशल आ सकता है, चित्रण। नेक्स्ट है समझाने का कौशल। नेक्स्ट है आपका सुदृढ़ीकरण का कौशल। आप इसे एक्सप्लेन अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ सेम आप एक्सप्लेन करें, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझना है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण के जो एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है सुरक्षित सीखने का माहौल, यानी कि सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड्स अ कंट्रोल सिटिंग वेयर टीचर्स कैन प्रैक्टिस विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन अ रियल क्लासरूम। माइक्रो टीचिंग एक नियंत्रित माहौल प्रदान करती है जहां शिक्षक बिना डरे गलतियां करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएड में होती है माइक्रो टीचिंग, आपको पता भी है, 2-3 मिनट की होती है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसी में एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व कर लेता है कि आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ध्यान से योजित कौशल विकास, यानी कि फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट। Teachers can target specific teaching skills or areas that need improvement during micro teaching session। जैसे कि मैंने भी आपको बता भी दिया, शिक्षक अपने कौशल विकास के लिए माइक्रो टीचिंग सत्रों को विशेष ध्यान से आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुरंत प्रतिक्रिया, यानी कि इमीडिएट उन्हें फीडबैक भी मिल जाता है। शिक्षकों को तुरंत और सहायक प्रतिक्रिया मिलती है जिससे उन्हें अपने कौशल में सुधार के जल्दी से जल्दी पता चलता है। जब भी आपकी जॉब लगती है या कहीं भी आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वही चीज आपको सिखाई जाती है, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास का उन्नति, यानी कि बूस्ट कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है समय की बचत, टाइम एफिशिएंट, ये आपके टाइम को भी सेव करता है। एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आता है, छोड़ना ही नहीं है। ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन है, ये प्लीज जरूर करके जाइएगा। मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियों यानी कि अचीवमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जांच की जाती है। बच्चों के व्यवहार परिवर्तन तथा सीखने की उपलब्धियों एवं उद्देश्यों की जांच करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, एक व्यापक शब्द है जिसमें छात्रों के शैक्षिक एंड गैर शैक्षिक साधनों दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 परिभाषा मैंने लिख दी, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, दोनों भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस मूल्यांकन शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कौन से राइटर हैं ऐसे जिन्होंने माना है, तो उसका जो आंसर है मुझे कमेंट में बताएंगे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। नेक्स्ट है डायग्राम जरूर बनाइएगा जो मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले उद्देश्यों विषयों का निर्धारण किया जाता है, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक विभिन्न तरीकों के माध्यम से कक्षा में सीखने के अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसके बाद शिक्षक मूल्यांकन करता है जिससे यह पता चलता है कि बच्चों ने जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो किस स्तर तक प्राप्त किए हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताती हूँ, जैसे कि आप कोई भी टेस्ट ले रहे हैं क्लास में पढ़ाने के बाद, तो उसी के बेस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। ये टेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है, एग्जाम फॉर्म में भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके मूल्यांकन के उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। पहला है इवैल्यूएशन हेल्प टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड। इसकी सहायता से क्या होता है कि शिक्षण विधियों को समायोजित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है ट्रैक्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग ओवर टाइम। समय के साथ छात्र के विकास और सीखने पर नजर रखता है। जैसे कि मान लीजिए 6 मंथ तक आपने जो अपना सिलेबस करवा लिया, उसके बाद आपने टेस्ट ले लिया, तो उसी के आधार पर आप जज कर सकते हैं कि मैंने कितना एक्सप्लेन किया, क्या क्या चीजें रही, और गलती इसमें केवल टीचर्स की होती है कि उसने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा, तो वो उन चीजों पर इंप्रूव करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मूल्यांकन की सहायता से शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन को उचित दिशा अथवा दिशा निर्देश मिलते हैं। इसकी सहायता से पाठ्यक्रम संशोधन संभव हो सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका छात्र और शिक्षकों दोनों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट है इट इज हेल्पफुल टू नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। यह विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायक होता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की शुद्धता को मापता है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक होता है। मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया कि मूल्यांकन होता क्या है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत जरूरी है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, आवश्यकता बतानी है आपको इसकी। मूल्यांकन से शिक्षक का मार्गदर्शन होता है। शिक्षक का भी हमें चीज पता चलती है कि वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी चीजों में भी इंप्रूवमेंट होता है, वो खुद में भी इंप्रूव करता है।
यह शरीर और दिमाग को अनुशासित बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसके अलावा मूल्यांकन क्या करता है? हेल्प्स द टीचर्स टू आइडेंटिटी एंड डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। किसकी? छात्रों की कठिनाइयों को, समस्याओं को, कमजोरियों को पहचानने में इसकी मदद मिलती है मूल्यांकन से। यह छात्रों को उत्तेजित करता है और उन्हें अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इसके कार्य आपको बताने हैं। छात्रों की ताकत, कमजोरी और सीखने की कठिनाइयों को पहचान करता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर फीडबैक प्रदान करता है। किसी पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में छात्र की सामग्री उपलब्धि का आकलन करता है। छात्रों के भविष्य के प्रदर्शन और क्षमता का भविष्यवाणी करता है। पदोन्नति, प्लेसमेंट एंड पाठ्यक्रम समायोजन के संबंध में निर्णय लेने में भी ये मदद करता है। कौन? मूल्यांकन। नेक्स्ट है छात्रों की उनकी प्रगति को समझने और भविष्य के शैक्षिक पथों की योजना बनाने में सहायता करता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों शिक्षक आवश्यक मानकों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आप कोई से भी 10 से 12 पॉइंट्स दे सकते हैं, ज्यादा की नीड नहीं होती है। इसके अलावा देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है। पहला है इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लिख सकते हैं सतत प्रक्रिया है। इट गोज हैंड इन हैंड विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। इसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, फीडबैक भी ले रहे होते हैं, तो ये एक अच्छा इवैल्यूएशन भी माना जाता है, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? इवैल्यूएशन इज कंप्रहेंसिव, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मूल्यांकन व्यापक होता है, इसमें सब कुछ शामिल होता है। मात्रात्मक, गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है ये। इसका उपयोग निर्देश यानी इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा आदि के सुधार के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, और इन जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। मूल्यांकन प्रकृति में उपचारात्मक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? रेमेडियल टीचिंग कर पाते हैं, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षार्थी को हर कदम में सुधार करने में मदद करती है। मूल्यांकन केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, इस बात पर भी ध्यान देता है कि कक्षा के बाहर क्या होता है। मूल्यांकन विद्यालयों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शक का काम करता है। मूल्यांकन अत्यंत व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है, गतिविधि आधारित है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव आ गया, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये अलग से भी आ जाता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। देखिए शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो आप कक्षा के दौरान पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब भी आप कुछ चीज पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में ही, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अच्छा भी माना जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों दोनों की निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है। यह आवश्यकता पड़ने पर अनुदेश प्रक्रिया में परिवर्तन करने में मदद करता है। छात्रों का मूल्यांकन कर रहा होता है कि उन्होंने कितना समझ लिया है, उन्हें कहाँ अधिक मेहनत करने की नीड होती है। इससे क्या होता है, शिक्षक को जो पढ़ा रहा है ना, उसमें अपने जैसे कि मान लीजिए उसे टीचिंग स्किल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी उसे पता चल जाता है। और इसके अलावा वो छात्रों का मूल्यांकन तो कर ही रहा होता है, साथ साथ में उनसे क्वेश्चंस एंड फीडबैक लेकर। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, डोंट रोट लर्निंग। नेक्स्ट है, एक शिक्षक किसी पाठ या विषय को पढ़ाते समय या विषय के पूरा होने के बाद अपने छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है, ताकि यह पता चल सके कि उन्हें क्या शिक्षण पद्धति में बदलाव करने की कोई आवश्यकता है। यह छात्रों और शिक्षण विधियों दोनों में समय पर सुधार करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कक्षा में कुछ चीज पढ़ा रहे हो तो ये तभी किया जाता है। क्लियर हो गया? साथ जैसे मान लीजिए आपने कोई लेसन पढ़ाया, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है समेटिव। समेटिव क्या होता है, जो आपका लास्ट में किया जाता है। जैसे कि पूरे साल आपने जो भी सिलेबस पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम, आपने पूरे साल मेहनत की,
स्टडी की, और लास्ट में आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, दैट इज कॉल्ड, जो ये एग्जाम हुए बोर्ड के, दैट इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। लास्ट में जब आप एग्जाम देते हैं, आप देखिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। योगात्मक मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। यह सत्र के अंत तक किसी छात्र के उद्देश्यों की पूर्ति और समग्र व्यक्तिगत विकास का आकलन करता है। इस प्रकार का मूल्यांकन सीखने के व्यापक स्पेक्ट्रम पर विचार करता है। ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, फॉर्मेटिव ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो साथ साथ मूल्यांकन कर रहा होता है और ये केवल लास्ट में जाके करता है। चाहे बच्चों को स्टार्टिंग में समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, इससे इसे कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? बस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉर्मेटिव होता है वो पढ़ाई के दौरान किया जाता है, समेटिव होता है लास्ट यानी अंत में किया जाता है सत्र के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, यह प्रारंभिक मूल्यांकन ग्रेड को शामिल करता है और अंतिम ग्रेड निर्धारित करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के लिए परीक्षण आयोजित करता है। योगात्मक मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। वही चीज जब आपकी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, वो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, तो वही हमारा क्या कहलाता है? समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नैदानिक मूल्यांकन हम इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे कि मान लीजिए, इसके नाम से भी पता चल रहा है आपको, इसका डायग्नोस्टिक यानी कि निदान करना, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना। किसमें करते हैं हम? वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। नैदानिक मूल्यांकन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी समस्या का कारण निर्धारित करना। इस मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों की क्षमता के बारे में अंदाजा लगाने के लिए प्रत्येक छात्र को विभिन्न मापदंडों पर निदान करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोजित एक पूर्व मूल्यांकन है। इसमें छात्रों की ताकत, कमजोरियां, ज्ञान और कौशल का आकलन आदि शामिल है। हर चीज इसमें पता की जाती है। छात्रों की समस्या का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड नैदानिक। उपचार करना, रेमेडियल। मतलब अगर हम समस्या का पता लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नैदानिक मूल्यांकन, और अगर वहीं पर हम उस चीज का उपचार मतलब उसकी समस्या का हल भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल इवैल्यूएशन। इसके आगे आ जाएगा वो, उसे हम बोलते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन। नैदानिक परीक्षण के बारे में और चीजें भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। नैदानिक शिक्षण सीखने में कठिनाइयों का पता लगाना होता है। सेम चीज लिखेंगे, आपको अलग अलग लिखने की नीड नहीं है। कठिनाइयों को विशिष्ट छात्रों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट को उद्देश्य लिख सकते हैं। वही सेम चीज ही है, उद्देश्यों का पता लगाना। अब देखिए, जैसे इसमें सामान्य उद्देश्य आ गए तो आप उद्देश्य बीच में डालेंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। छात्रों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना, मार्गदर्शक निर्देश करना। थर्ड है आपका पाठ्यचर्या विकास, छात्र प्रगति को ट्रैक करना, व्यक्तिगत शिक्षण का समर्थन करना। ये सारे रेमेडियल टीचिंग के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है सीखने की कठिनाइयों का निदान करना, छात्रों के समूहीकरण को सुगम बनाना। नेक्स्ट है बेसलाइन डेटा प्रदान करना। पहले आप इसे फ्लो चार्ट में इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद ये हेडिंग्स देकर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर हो गया? लास्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहला है विशिष्ट कौशल या ज्ञान क्षेत्रों पर ध्यान दें। प्रारंभिक मूल्यांकन होता है। अनुदेशात्मक निर्णय सूचित करते हैं। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है, यहाँ पर जो है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेमेडियल इवैल्यूएशन, या रेमेडियल टीचिंग भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो आपने कमजोरियों का पता लगाया डायग्नोस्टिक में और उसका उपचार करने के लिए, यानी कुछ जैसे कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चीजें करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण एक अनुदेशात्मक दृष्टिकोण है जो सीखने की कठिनाइयों से जुड़े रहे छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को उनके सीखने की कठिनाइयों को दूर करने और उनके सीखने के परिणामों में प्राप्त करने में मदद करता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को समझ के वर्तमान स्तर और समझ के अपेक्षित स्तर के बीच अंतर को पाटना है। मेन छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी, आप इसे ब्लैक पेन से इंक्लूड भी कर सकते हैं कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो जो छात्रों की कठिनाइयों कमजोरियों का पता लगाया जाता है उसका उपचार करना, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, अब देखिए जैसे मैंने इसके उद्देश्य लिख दिया, इस उद्देश्य लिखेंगे रेमेडियल टीचिंग। यहाँ पर आप उद्देश्य लिखेंगे पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, फिर आप उसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। जितनी भी मैंने हेडिंग्स लिखी है इन सबको आप फ्लो चार्ट में इंक्लूड कर देंगे। पहला है अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। सेकंड है सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। थर्ड है ज्ञान अंतराल को पाटे। फिफ्थ है सीखने के परिणाम प्राप्त करना।
नेक्स्ट है आपका छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है शैक्षणिक सफलता को रोकना, अनुरूप निर्देश प्रदान करना। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर हेडिंग्स लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जैसे मैंने किया हुआ है और अपने शब्दों में करना है। इजी टाइप टेस्ट, इसे हम बोलते हैं निबंध प्रकार की परीक्षा। निबंध प्रकार की टेक्निक से तात्पर्य उस परीक्षा से जिसमें बच्चों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर निश्चित समय में लिखने होते हैं। इन प्रश्नों की रचना इस प्रकार से की होती है कि उनके उत्तर निबंध का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसे निबंध प्रकार की परीक्षाएं कहा जाता है। निबंध प्रकार की परीक्षा का निर्माण एवं प्रशासन सरल एवं आसान है, किफायती और तकनीकी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके टाइप्स देख सकते हैं। पहला है निबंध प्रकार परीक्षण के प्रकार, सेकंड है संगठनात्मक और तुलनात्मक, थर्ड है संगठनात्मक और तुलनात्मक संबंध स्थापित करना, थर्ड है तथ्यों का चयनात्मक स्मरण, फोर्थ है समस्या समाधान एवं रचनात्मक प्रकार के प्रश्न। इसके अलावा इसके मेरिट्स गुण लिख सकते हैं आप, इसके देख सकते हैं आप पॉइंट्स में देख सकते हैं गुण। तो इसके अलावा डीमेरिट्स यानी कि अवगुण दोष दे सकते हैं इसके जो भी चीजें होती हैं, या उद्देश्यों की अस्पष्टता है, मूल्यांकन में कठिनाई है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने में सहायक नहीं है, कम निदान अंकों पर, भाषा एवं लेखन का प्रभाव। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण। इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। अपने शब्दों में लिखिएगा। क्लियर हो गया। इसके आपको विशेषताएं दे दी, निश्चित उत्तर होता है क्योंकि एक ही आंसर होता है, यस या नो। फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था सूक्ष्म शिक्षण वाला, उसमें एलन आएगा तो एलन ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता है, इस टाइप से। तो इसके पार्ट्स होते हैं, आप कर सकते हैं। पहला है आपका डेफिनेटिव आंसर, कंसाइज रेस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, फोकस्ड क्वेश्चंस एंड क्विक इवैल्यूएशन। अगर एक वर्ड का आंसर होगा तो इजीली हम उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मानकीकृत प्रारूप, नेक्स्ट है स्पष्टता, परिशुद्धता, दक्षता, विश्वसनीयता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है। यहाँ पर जो है जितने भी आपके पैडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कवर करवा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। एंड करती हूँ वैसे कि दोनों में एक्सप्लेन कर दूं एंड दोनों की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूं, आगे से मैं ये ध्यान रखूंगी। और इस चीज की इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, प्लीज आप इसे जरूर करके जाइएगा। ऑल पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आपका हिंदी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, ऑल के लिए। क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वायरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।